थैंक यू। सबसे पहले तो हम बोलना चाहेंगे केन्या क्रिकेट टीम को। जी हाँ, थैंक यू सो मच केन्या कि आपने डेली क्रिकेट की जो एक बहुत सारी बातों में एक बात है वो आज वापस से सही करके दिखाया। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच केन्या क्रिकेट को। वो बात क्या है वो आपको आगे एनालिसिस में जरूर पता चलेगी। खैर, आज सेकंड वनडे की बात करें तो आज टॉस जो है वो नेपाल ने जीता और टॉस जीतकर पहले फैसला किया बैटिंग करने का। जी हाँ, बिल्कुल सही फैसला, इसमें कोई दोहराई नहीं है। प्लेइंग 11 की बात करें तो वापस से प्लेइंग 11 की हम बात नहीं करेंगे, हमने पहले ही कहा। लेकिन हाँ, जो आसिफ शेख को बाहर किया गया और देव को लाया गया, ये बिल्कुल सही फैसला था। इस सेट में कोई दिक्कत नहीं है कि आसिफ शेख ने एक बहुत बड़ी इनिंग खेली है और एक माइनर इंजरी उनको हुई है, तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट करे बेहतर है। वो ऑलरेडी हजारों बार दिखा चुके हैं कि वो किस कैलिबर के प्लेयर है, बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों मैचों में रेस्ट करे क्योंकि नेपाल की जरूरत आसिफ शेख जैसे ओपनर्स की जरूरत है। खैर, वो रेस्ट किया, वो बिल्कुल सही फैसला था। उसके अलावा प्लेइंग 11 की बात ना करें तो बेहतर है। उसके बाद केन्या ने जो चेंजेस किए थे वो चेंजेस कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि केन्या के लिए वो किसी भी तरह के क्वेश्चन ट्राई करें वो फिर भी उनके लिए कंपेटिटिव क्रिकेट ही कहलाएगा, क्योंकि जो सामने टीम है वो एक ओडीआई स्टेटस वाली टीम है। सबसे पहले बात करें, ओपनर्स आए अर्जुन साउथ और देव खन्ना। जी हाँ, ये दोनों ओपनिंग करने के लिए आए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक देखने वाली बात थी कि जो आज जो एनालिसिस है ये हम विकेट एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल कुछ अलग हटके आपके लिए आज पेश करने वाले हैं। विकेट एनालिसिस यानी जो विकेट्स गिरे हैं उनके तरीके और क्या क्या रन उन्होंने किए हैं वो। सबसे पहले अर्जुन साउथ की बात करूं मैं यहाँ पर, तो छठे ओवर में उनका विकेट गिरा, 19 रन का स्कोर था और आपको बॉल कहनी होगी एक बेहतरीन डिलीवरी थी, बहुत आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी, उसमें कोई जवाब नहीं था। बाहर जाती हुई बॉल एंगल से थी, वो बाहर ही जा रही थी वो बॉल, और इतनी ज़बरदस्त बॉल थी कि शायद या तो उसमें अगर आप अपना बैट को आगे लाते तो एज आ सकता था, या फिर आप एलबीडब्ल्यू हो सकते थे डायरेक्ट। इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल डाली थी वो अलवाज ने, आई थिंक मेरे हिसाब से उन्होंने वो बॉल डाली थी, और बहुत ही अच्छी बॉल थी वो। टिपिकल विकेट टेकिंग बॉल थी अगर कहा जाए, कोई जवाब नहीं था अर्जुन के पास उसे खेलने का। बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरा क्रेडिट इस विकेट का जो है वो बॉलर को आपको देना होगा। बहुत सही लाइन सटीक जगह पर उन्होंने बॉल रखी थी जहाँ पर अच्छे से अच्छे बैट्समैन को दिक्कत होती है, और अर्जुन साउथ को भी बिल्कुल वही हुआ। तो 19 रन टीम का स्कोर था जब पहला विकेट उन्होंने गवा दिया। उसके बाद आए ज्ञानेंद्र मल्ला। जी हाँ, ज्ञानेंद्र मल्ला के विकेट को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे हमने कहा विकेट एनालिसिस हम करने वाले हैं। स्कोर था 75 रन, ओवर थे 17.3, और वहां पर ज्ञानेंद्र मल्ला का वो विकेट है। बहुत ही ज़्यादा फुलिश विकेट कहना होगा जिस तरीके से ज्ञानेंद्र मल्ला ने अपना विकेट दिया खुद। अब क्या है कि अब लोग कहेंगे कि कैसे फुलिश विकेट हो गया, क्या पता कुछ हो जाता है, शॉट ही तो खेला, गिर गया, विकेट हो जाता है। नहीं, खेलने का तरीका क्या है इससे पता चलता है। आप कितने बड़े बैट्समैन हैं, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है ज्ञानेंद्र मल्ला है वो रॉन्ग लाइन पर आप खेल रहे हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी मुझे हंसी कब आई, मेरी हंसी निकल गई थी जब वो शैडो कर रहे थे आउट होने के बाद। मुझे लगा कि शायद शैडो तो कम से कम वो ऑफ साइड का करेंगे, नहीं, शैडो क्या कर रहे हैं, इस तरफ का। बिल्कुल, ये इतनी बाहर आके आपको ऑफ साइड पे डाली गई है। ऑफ साइड पे भी नहीं थी, ऑफ साइड के काफी बाहर वो बॉल थी। आप वहां पॉइंट की तरफ बल्ला ना करके, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बल्ला ना करके आप मार कहाँ रहे हैं, मिड विकेट की तरफ। बिल्कुल, और शेडो भी कहाँ कर रहे हैं, मिड विकेट की तरफ। और आपका नाम क्या है, ज्ञानेंद्र मल्ला, द मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन इन टीम। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी बात है, आप सोचने वाली बात है। ये थोड़ी सी आपको, जैसे मैंने कहा कि डेली क्रिकेट का एनालिसिस आपको समझने के लिए सबसे पहले तो रियल क्रिकेट फैन होना जरूरी है, और क्रिकेट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब आप सोचिए, यहाँ पर अगर ये शॉट आधे आराम खेलते, यहाँ पर ये शॉट खेलते, यहाँ पे अगर कोई यंग प्लेयर आकर खेलते ये शॉट, तो समझ में आता है। बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा होप है ज्ञानेंद्र मल्ला ने। वनडे गेम्स में बहुत ज़्यादा होप है ज्ञानेंद्र मल्ला पे। 2 मैचों में अभी तक वो दिखा नहीं, और आज कहीं ना कहीं वो शॉट समझ नहीं आया। ऑफ स्टंप पे आपके जो 3 स्टंप्स हैं उससे कम से कम एक हाथ बाहर पे भी बॉल, और आप उसे लेग की तरफ कट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में ग्राउंड लाइन खेल के ये बहुत ही अजीब सा शॉट यहाँ पर समझ नहीं आया। आप उसे पॉइंट की तरफ धकेल सकते थे, हल्का सा बैकवर्ड पॉइंट, ये 2 ऑप्शन थे। आप बैकफुट पे जाकर हल्का सा कट लगा सकते थे, और बॉल की वो टर्न भी नहीं हुई थी कि स्लिप का आपको खतरा होता। और फिर आप वापस से कहा एक्सपीरियंस, ज्ञानेंद्र मल्ला को एक्सपीरियंस है कि इस बॉल को किस तरह से खेलना था। तो वो एक मेजर गलती जरूर हुई है, वो एक्सपीरियंस है इसलिए मेजर गलती है। अगर यहाँ पर जैसे पहले का कोई युवा होते वो करते तो इसे हम माइनर गलती कहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए नई चीजें हैं। उसके बाद आया तीसरा विकेट देव खन्ना का। 25-30 की जो गाड़ी है वो अभी भी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। 37 रन पर आज वो आउट हो गए और टीम को छोड़ गए 80 रन पर। 3 विकेट जब जो टीम का
ओवर्स थे वो थे 19 ओवर। वापस से स्लिप में कैच दे बैठे वो, माफ कीजिएगा, एलबीडब्ल्यू हुए। और वहाँ पर ब्रजेश पटेल की तारीफ करनी होगी, बहुत बेहतरीन बॉलिंग उनकी रही है, आगे जरूर बात करेंगे। लेकिन एक बेहतरीन डिलीवरी में कहीं ना कहीं देव खन्ना जो है वो आउट हो गए। इस गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा। 25-30 वाली गाड़ी जो स्कॉटलैंड वगैरह दौरे में चल रही थी वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रही है। इसे आपको 70-80, आप रोहित को देखिए, आसिफ को देखिए, ये जब भी इनिंग खेलते हैं, जब 30-40 पहुंचते हैं तो इनकी इनिंग बड़ी है। कल आसिफ की शतक और आज भी रोहित का 70+ का स्कोर, तो ये देखने वाली बात है। आपकी इर्द गिर्द ही है, जगह तो जाने की जरूरत नहीं है, इनसे आप सीख सकते हैं। उसके बाद दिवेंद्र सिंह है, बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक सॉफ्ट डिसमिसल भी कह सकते हैं आप, सीधा हाथों में दे दिया उन्होंने कवर्स की एरिया में। और हैरानी होती है कि इतना ऊपर, अब विकेट ही गिरेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर से ऊपर भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, विकेट इतनी जल्दी जल्दी गिर जा रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा उनको थोड़ा सा पीछे किया जा सकता है। तो वो सब बहुत बात की बात है, काफ़ी बार बोल चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं बोलते बोलते, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। सबसे बड़ी बात वही है, जैसे हमने दोबारा से कहा कि दीपेंद्र सिंह एरी के जो ओडीआई में जो उनके रन हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं और उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन निकल नहीं रहे हैं। हमने वापस से, मैं वही दोहराऊंगा, अगर कोई सुन रहा हो एनालिस्ट में या कोचिंग डिपार्टमेंट में या कोई भी अगर सुन रहा, फिर आप पहुंचा सकते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ पहुंचाइए कि एक बार उन्हें 15 से 20 मैचेस के लिए डाउन द ऑर्डर भेजिए, लोअर ऑर्डर में भेजिए, और जितनी कम बॉलें हो, जितना ज़्यादा लेस रन हो चेस करते हुए या फिर बॉलें हो पहले बैटिंग करते हुए, एक बार 15-20 मैच में वहाँ पर ट्राई करिए। आपको रिजल्ट्स हैरान करने वाले मिलेंगे। लेकिन समझ नहीं आता कि कोई समझ क्यों नहीं रहा ये चीज़। पूर्ण सर भी वही करते थे और अब देखना होगा मनोज सर भी अभी तक लगातार वही कर रहे हैं। डाउन्स की जो बात है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कोच को मैं ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, कैप्टन वगैरह हैं वो अगर समझेंगे कि कोच अभी बहुत ज़्यादा नए हैं, और ये देखने वाली बात हो जाएगी। उसके बाद यार बसीर अहमद की बात करें, बहुत अनलकी रहे यार, जैसे हमने कहा विकेट एनालिसिस हम कर रहे हैं, 120 रन 5 अच्छा खेल रहे थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 17 रन सिंगल डबल्स वो निकाल रहे थे, सिंगल से पार्टनरशिप रोहित के साथ सिंगल की कोशिश कर रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अनलकी रहे कि जजमेंट गलत हो गया दोनों के बीच में कॉलअप का, लेकिन ऊपर से शायद वो पहुंच भी जाते हैं, लेकिन बसीर का पैर फिसल गया और वहां पर रन आउट हो गए थे। कोई ना कोई अच्छी इनिंग वहां पर रही है बसीर, कोई बात नहीं, आपने 17 रन इंक्लूड किए, कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए, बहुत बड़ी बात है वो। अगर आप बड़ा शॉट खेल के आउट होते तो उस पर हम कह सकते थे, लेकिन आप अनलकी आउट है, पैर फिसल गया, तो एक नेचुरल चीज़ है, कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद अयान पवन श्रॉफ की बात करें हम, वापस से लगातार 7 मैचेस, मेरे ख्याल से पत्थर को छूले, अगर वो कहते नहीं थे कि पारस पत्थर उसकी सोना हो जाए, वो लक लेकर पवन श्रॉफ इस वक्त है। लगातार 7वां मैच है इंस्टीट्यूट में और एक भी मैच में वो जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि वो इस 7 मैचेस में क्यों खिलाए गए हैं। आज भी सिर्फ 2 रन पे शो, उस टाइम आप लाइव भी मैच देख रहे थे यार, जो शॉट मारा मिड ऑफ की तरफ, बिल्कुल, और इस तरीके का शॉट कि लग रहा था कि शायद इतना ज़्यादा कि किसी स्टूडेंट को शायद अकेडमीज करते हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे उन्होंने बेचारे ने आकर जो पहली बार अकेडमी में आते हैं और दे मारा छक्का, उनकी आदत होती है, ये पवन श्रॉफ को देख के लगा। और इस तरीके का शॉट इतने बड़े मैच में आप अपने करियर में खेल रहे हैं, आपको मौके पे मौके मिल रहे हैं और आप उसे गवाए जा रहे हैं, गवाइए और गवाइए। मुझे तो लगता है कि शायद मनोज सर के अंदर ये होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बस अब 5 तारीख को जब आप उठेंगे तब ये आपका आखिरी मैच होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। बाकी अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से 7 मैच खेले हैं, कहीं उन्हीं रीजन की वजह से आगे भी और मौके ना मिल जाए। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है आज, और कहीं ना कहीं एक अलग सी एक मतलब हैरानी वाली हंसी है ये कि समझ ही नहीं आता कि कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जीत से आप खुश हो जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम 3 से सीरीज जीत गए, 2-0 से हम यहाँ पर जीत गए, सीरीज जीत गए, शायद 3-0 भी हो जाए तो बहुत अच्छी, सब कुछ हो गया, बहुत मस्त हो गया। आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत गलतियां टीम में हो रही है। प्लेइंग 11 की तो बात अलग ही है, और भी बहुत चीजें गलतियां जो लगातार डिलीवरी उठा रहा है, लेकिन सुनवाई है नहीं। उसके बाद आदिल आलम, जैसे मैंने पहले ही कहा, वो पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि प्लीज मुझे ओडीआई से निकाल दीजिए। वो खुद कह रहे हैं अपने परफॉर्मेंस से, और एक और खराब और बहुत ही खराब शॉट खेलकर वो आउट हुए। एक चीज मैं आपको बताऊं, पवन श्रॉफ जब आउट हुए तब 137 रन पर 5 विकेट थे, 35.3, 15 ओवर बचे थे। रोहित जैसा एक बैट्समैन, कप्तान आपके सामने दूसरी छोर पर है, और आप पवन का शॉट देखिए। आदिल जब आउट हुए,
8-9 ओवर बचे थे, अब आदिल का शॉट देखिए, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंधों पर कि मुझे लास्ट तक बैटिंग करनी है, मुझे लेकर जाना है इस गेम को, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आती। उसके बाद सोमपाल कामी 24 रन जरूर मारे हैं, बहुत अच्छी पार्टनरशिप जरूर की है और कहीं ना कहीं उन्हीं के बदले 200 क्रॉस करने में कामयाब रही है। और इधर से रोहित पटेल की जबरदस्त इनिंग लगातार चल रही थी, जो जैसे कि हमने कहा कि रोहित पटेल की जब आउट होने की बारी आएगी तो उनकी बात जरूर करेंगे और बारी आ गई है। सोमपाल कामी से यही है कि इसे कंसिस्टेंट बेसिस पे आप कर नहीं पाते, यही आप देखिए आखिरी बार आपने 25-30 कब मारे थे, यही दिक्कत हो जाती है। आप कंसिस्टेंट बेसिस पे इस पे करें तो बहुत बेहतर होगा। हम कहते रहते हैं कि आप नीचे के बैट्समैन को भी रन करने चाहिए और सोमपाल ने आज किया जरूर, लेकिन ये कितने टाइम तक कंसिस्टेंसी रहेगी देखने वाली बात है। अगला विकेट आया रोहित पटेल, डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे थे कि जितने ज्यादा रन मैं कलेक्ट कर सकूं, लेकिन एक लाजवाब इनिंग उनके बल्ले से आज निकली है और 49वें ओवर में जाकर आउट हुए। बिल्कुल, और बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है, जितना वो कर सकते थे, जितना वो कर सकते थे उन्होंने वो किया टीम के लिए। एट द लास्ट तक गए, लास्ट मोमेंट तक आए। इस इनिंग की ऐसी इनिंग्स की जरूरत होती है आपके टॉप बैट्समैन की तरफ से, तो कोई बड़ी बात नहीं है आप आउट हुए, लेकिन आप कैसे लड़के आउट हुए हैं ये बहुत बड़ी बात है। आप कब तक गए, कहां तक गए, कितनी देर तक गए, ये आपने करके दिखाया और रोहित ने वो शानदार काम किया। बिल्कुल, इसमें कोई दौराय नहीं। और लास्ट विकेट करण केसी का गिरा और जो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन कैच पकड़ी और बॉलर को भी दाद देनी होगी जिन्होंने बहुत स्लोअर बॉल से जो स्पीड है वो खींच लिया और उसके साथ ही एक अच्छा कैच वहां पर पकड़ा गया और उसी के साथ 230 रन में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ये विकेट एनालिसिस था, आज कुछ हटके हमने करने की कोशिश की है, सेशन मैसेज जरूर करते हैं। उसके बाद यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें यार, व्रज पटेल को डेफिनेटली केन्या पहले मैच में मिस कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने दिखा भी दिया आज। बिल्कुल, और श्याम गौचे ने भी बहुत शानदार बॉलिंग कराई है, 2 विकेट उन्होंने भी लिए, इकोनॉमिकल रहे हैं। और व्रज पटेल तो खैर ऑब्वियसली टॉप बॉलर है, टॉप क्वालिटी के बॉलर है। वन ऑफ द एसोसिएट के अगर स्पिनर्स को सारे स्पिनर में देखा जाए तो बहुत उनमें से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमारी पर्सनल ओपिनियन है, डॉक्टर में तो जरूर बहुत शानदार है। इतनी बड़ी, अब आपसे कई गुना ज्यादा बड़ी टीम को आप इस तरीके से बॉलिंग करा रहे हैं, आप पे मारा नहीं जा रहा है रन, तो आप बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है इन दोनों ने, खासकर श्याम गौचे और आपके व्रज पटेल। बिल्कुल, उसके बाद बात करें और सबसे बड़ी बात की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस यहाँ पर केन्या की हो रही है, दोनों मैचों में काफी कम्पिटिटिव क्रिकेट उन्हें खेलने को मिला है। खैर अब यहाँ पर 231 चेज की बात करें यार, तो ऑलमोस्ट पुल ऑफ कर लिया था केन्या ने आज का चेज भी, कहीं ना कहीं लास्ट तक लड़ते रहे। जब मैंने देखा कि सेशन की बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन जो मैंने रिएक्शन देखा लास्ट में यार, वो आपने भी देखा जब दीपेंद्र सिंह यानी ने बोल्ड मारा तो वहां पर जो इस तरफ शायद व्रज पटेल ही थे, बहुत जोर से उन्होंने बल्ला मारा। देखिए वो 11वें नंबर के बैट्समैन है, उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा यार हम इस मैच को जिता सकते थे, थोड़ा सा और खिंच जाता, लेकिन नहीं हो पाया। 231 चेस करने के लिए यार शुरुआत कैसी हुई? बिल्कुल बहुत ही हॉरिबल शुरुआत हुई है। देखिए 10 ओवर में 39 पे 4 होनी भी थी, सो बस वहीं खत्म, पूरा गेम वहीं पर खत्म हो गया और उससे आगे फिर वही एक कहानी रिपीट हुई जो पहले मैच में हुई थी। जी हाँ, हॉरिबल शुरुआत हुई। इरफान करीम भी गए, एलेक्स रोमांडास थे नहीं, ओडियाम्बो को इतने ऊपर भेजा गया, 28 रन जरूर किए। सुखदीप सिंह टोटली वेस्ट किया उन्होंने अपना अपॉर्चुनिटी, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट किया। अच्छा खासा रन बना सकते थे, अच्छा कर सकते थे, लेकिन पूरी तरीके से जो शुरू के ऊपर के टॉप ऑर्डर हैं, सचिन बुधिया को भी ऊपर भेजा गया, सचिन बुधिया को भी ऊपर कराया गया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। 39 पे 4, 10 ओवर में ही केन्या पूरी तरीके से साफ हो गई। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोमपाल करण का डोमिनेंस परफॉर्मेंस जो उनसे उम्मीद थी वही उन्होंने करके दिखाया और वो लगातार करते भी हैं। अब यहाँ पर वो रीजन आ जाता है जिसके लिए हमने केन्या को शुरू में थैंक यू कहा था। जी हाँ, और ये वो रीजन है कि संदीप के बिना बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है, संदीप करण सोमपाल के बिना क्या सॉलिड स्ट्रगल करती है। आज एक और बार उसका जो मुजाहरा है वो देखने को मिला, पिछले मैच में मिला था, आज और ज्यादा मिला है यार। जब खास करके तरस आ रही थी नेपाल की बॉलिंग अटैक पे, जब भी सोमपाल करण हटे और उसके बाद संदीप तो है ही नहीं, जो बीच का फेस होता है दोनों ही मैचेस में, बहुत तरस आया कि यहाँ पर संदीप नहीं है। और अब यहाँ पर बार बार केन्या ने साबित किया, डेलीक्रेट की बात पे मोहर लगी है कि आप थर्ड पेसर या फिर सेकंड प्योर प्रॉपर स्पिनर, विकेट टेकिंग स्पिनर को तैयार नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं अभी साहबान वगैरह ये सब तो शायद अगले जब इंटरनेशनल मैचेस होंगे सब बाहर बैठेंगे, फिर से वही सब रिपीटेटिव होगा, काम चलाओ, जुगाड़ से काम चला लो। दीपेंद्र सिंह ऐरी से ओवर कराया, आज जैसे उन्होंने 4 विकेट लिए, दीपेंद्र सिंह से 4 विकेट ले लिए, लेकिन जब मेन मैचेस होते हैं तो ये सब चीजें आप समझ नहीं रहे, बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी करती है। एंड क्यों मैं ये कह रहा हूँ, 11 से 40 ओवर के फेस में क्या हुआ है? बिल्कुल 11 से 40 के ओवर में अगर देखा जाए तो फिर से कॉलिन सोबोया और राकेश पटेल ने एक पार्टनरशिप बिल्डअप की।
फिर से, लेकिन इस बार वो इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर से फ्रस्ट्रेटिंग पार्टनरशिप हुई और पूरी तरीके से बॉलिंग को फिर से एक्सपोज करके रख दिया। तो नेपाल के पास कुछ नहीं है, करण सोमपाली है और दिपेंद्र सिंह यारी जो विकेट लेते हैं अच्छे हैं, 1-2 विकेट जरूर लेते हैं। अगर उनसे बड़े लेवल पर भी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में भी उनसे विकेट मिल जाते हैं, उन्हें अच्छी बॉलिंग जरूर कराते हैं। लेकिन क्या आपके पास एक प्रोमिनेंट स्पिनर है, कोई पेसर है? नहीं भैया, नेपाल के पास कुछ नहीं है। पार्टनरशिप फिर से हुई, 19 ओवर दोनों ने साथ बैटिंग की। कॉलिन सुबह और राकेश पटेल ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप, 120 रन पे 5वां विकेट गिरा था। 39 पे चौथे के बाद 120 पे 5 और देखते ही देखते 40 ओवर तक 7 विकेट जरूर गिर गए थे केन्या के। 177 रन 180 रन के करीब करीब 7 विकेट के नेपाल ने गिराए। लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़ा हुआ, पहले मैच की तरह ही दूसरे मैच में भी ये जो स्ट्रगल है ना, ये सेम चलता जा रहा है। जी हाँ, बहुत दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जैसे ही बड़ी टीमें आएंगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, बड़ा स्टेज आएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि सोमपाल, करण और संदीप के ऊपर कितनी ज़्यादा बॉलिंग डिपेंडेबल है। और हम अभी तक तैयार नहीं कर पा रहे हैं इनका बैकअप। ये अपने आप में एक हार है, सिर्फ जुगाड़ पार्ट टाइमर से काम नहीं चलने वाला। बड़े स्टेजेस में ऐसे मैचेस नहीं जीते जाते। उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें ठीक जरूर हो। और उसके बाद लास्ट फेज की बात करें यार, तो दिपेंद्र सिंह यारी ने 4 विकेट निकालकर पूरी तरह से यहाँ पर कमर तोड़ दी। लास्ट में कोशिश जरूर की पेयर ने कुछ रन इंक्लूड करने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैच जो है यहाँ पर नेपाल 14 रन से इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमने वापस से कहा, अब यहाँ पर एक दो इंक्लूजन की बात कर लेता हूँ। पवन श्राफ की मैं यहाँ पर बात करूँ, लगातार आपने मौके दे रहे हैं। मैंने कहीं से सुना कि कुछ थे जो कह रहे थे कि कोच को जो है ऑलराउंडर जो है, और कोच ने कहा है कि ऑलराउंडर ज़्यादा चाहते हैं, तो इसीलिए उनको इतने मौके दिए जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं सर, जिन्होंने भी ये कहा हो या जिन लोगों ने भी कहा हो, ऑलराउंडर नाम दे देना बहुत आसान है। देखिए, ऑलराउंडर नाम दे देना बहुत आसान है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सच में बैटिंग और बॉलिंग अच्छे से करना जानते हैं, क्या उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, या फिर सिर्फ टैग ऑलराउंडर का है। हमारे इंडिया में भी विजय शंकर और स्टुअर्ट बिनी ऑलराउंडर लिस्ट में आते हैं, तो बहुत ऐसे बहुत टीमों में ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं है आप टैग दे देंगे खाली ऑलराउंडर का कि थोड़े बहुत उन्होंने रन मार दिए हैं, कुछ इनिंग्स खेल दी हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को जबरदस्ती बोले कि ऑलराउंडर है। अगर ऑलराउंडर है तो 60 मैचों में एक भी बार ऑलराउंड परफॉर्मेंस क्यों निकल कर नहीं आई है, अभी तक वो जस्टिफाई नहीं कर पाए आप दिन को। तो ऑलराउंडर लेना है तो फिर आरिफ भी ऑलराउंडर है, आरिफ बाहर क्यों है? बिल्कुल, आरिफ से बेहतर ऑलराउंडर मुझे नहीं लगता ओडीआई में नेपाल के पास इस वक्त होगा। अगर मैं बात करूं, पहले हमने कहा है वो ट्रम्प कार्ड है टीम के, लेकिन उन्हें मौके मिलते नहीं है। तो ये बहुत, और किशोर महातो तो भाई हो गया उनका, 15 मैचेस हो गए हैं यार जब से वो स्क्वाड में है। सिर्फ एक बार उस लड़के को मौका मिला है और सिर्फ 2-3 ओवर डाले हैं, वो भी स्कॉटलैंड के खिलाफ जब 120-30 टीम को चेस करने थे। वही मैंने कहा दोबारा से, आप थर्ड पेसर और सेकंड स्पिनर की कमी को नहीं समझ रहे हैं। बहुत ही जल्द आप समझ जाएंगे। बिल्कुल। फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशन, 2-0 से टीम जीत गई है, जो बहुत खुश है। जरूर खुश होइए, बिल्कुल खुश होने का माहौल है। 2-0 से आप सीरीज जीत गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेन इवेंट की हम बात कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप, बड़े क्वालिफायर्स, ओडीआई वर्ल्ड कप, दिल्ली अभी बहुत दूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।